Hey, Assalamu alaikum. Good morning to all of you. Let's start our basic concepts of CA. अब जैसे कि हमें पता है कि जो टैक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इनकम टैक्स का जो है पार्ट होता है। अगर ये आपको आ जाएगा तो आपका टैक्स का पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट वे में करवाते हैं, जो कि हमें एट द एंड वो याद नहीं रहते। ठीक है। बट वी ऑल नो डैट के टैक्स में जो है वो 5 हेड ऑफ इनकम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनका जो ओवरऑल मिला के जो एक सवाल आता है इनकम टैक्स का, वो आई थिंक सो कभी 20 मार्क्स का आ जाता है, कभी 25 मार्क्स का आ जाता है। लेकिन उसका फॉर्मेट जो है वो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक सो हमें सबसे पहले यहाँ से जो है ना वो अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो है ना मैंने जो अपना टैक्स का पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया था। लेकिन उसमें उसमें भी एट द एंड जो मुझे चीज़ परेशान कर रही थी वो ये था कि टैक्स का कौन सा फॉर्मेट जो है वो इनकम टैक्स के लिए यूज़ किया जाए। कभी मैं डिडक्शंस भूल जाती थी, कभी मैं उसमें से एग्जैम्प्ट इनकम भूल जाती थी, कभी ये नहीं पता लगता था कि टोटल इनकम कहाँ पे कैलकुलेट होगी। और इस तरह बहुत सी जो चीज़ें हैं ना जो लास्ट तक मुझे परेशान करती थी वो ये था। लेकिन फिर जो है मैंने अपने एक नोट्स बनवाए, उसमें सारा जो है नोट किया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे आएगी। तो मैंने वही जो नोट्स है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो इसमें आप देख लें सारे जो है ना हेड ऑफ़ इनकम को बहुत तरतीब के साथ बताया हुआ है। पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन एंड एट लास्ट जो है वो डिडक्शंस है सारी। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जो है हम इनकम फ्रॉम सैलरी लेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होती है वो सबसे पहले लेंगे। और जो एक चीज़ और जो एक चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि सैलरी में कोई भी डिडक्शन अलाउडेबल नहीं होती। मतलब ये चीज़ परेशान करती रहती है कि हर एक में डिडक्शंस आपको अलाउड है, लेकिन सैलरी में जो है वो कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होती। तो इसमें कोई भी चीज़ हम माइनस नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप इस तरह याद रख सकते हैं कि सैलरी में जो है वो कोई डिडक्शन नहीं है। जो भी आएगा या तो वो एग्जैम्प्ट होगी या हम एग्जाम मीन उसको सिर्फ इग्नोर कर देंगे उसको, कि कोई भी चीज़ सैलरी में आके माइनस नहीं होगी। ठीक है। जब इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी नो डिडक्शन अलाउएबल, देन उसकी जो है अंडर हेड सैलरी आ जाएगी। ठीक है। वो एक इनकम अंडर हेड सैलरी, कभी कभी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, वो सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो कंप्यूट करवा रहा होता है। ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं ये फुल लेंथ क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपकी डिडक्शन अलाउएबल होती है, जो जो आपकी आप जब चैप्टर रीड करेंगे उसमें बताया होता है उन्होंने हर एक में कि ये डिडक्शन होगी इसके अंदर। ठीक है। तो वो इसमें डिडक्शन होगी। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाता है, और बिजनेस में दो तरह के बिजनेस आएंगे, स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक है। तो इनको भी अलग अलग करेंगे, पहले स्पेकुलेशन लेंगे देन नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लेंगे। इसमें भी सेम ऐसी तरह स्पेकुलेशन बिजनेस की जो डिडक्शन होंगी उसको माइनस करेंगे एंड फिर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लेंगे, उसकी जो डिडक्शन होंगी उनको माइनस करेंगे। देन इनकम फ्रॉम जो है बिजनेस हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो पहले तीन है ये तो बहुत आसान है, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी एंड स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इसमें भी अगर आप थोड़ा सा जहन लगाएंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है वो कैपिटल गेन आ जाता है। कैपिटल गेन जो होता है उसमें डिफरेंट तरह के कैपिटल गेन आते हैं। कभी आप शेयर्स सेल करके कैपिटल गेन आ रहा है, कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके आपके पास गेन आ रहा है, कभी सिक्योरिटीज़ पे गेन आ रहा है। ठीक है। तो इसको भी उसने जो है वो 3 फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैपिटल गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसे पहले ली है उसने, कि जो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी। ठीक है। उसमें आप फॉर एग्जांपल अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे शेयर्स आपने कोई सेल कर लिए, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। ठीक है। इस तरह तो इसमें जो कंसिडरेशन रिसीव होगी सबसे पहले वो लेंगे। देन उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, यानी उसको ख़रीदते वक्त आपका कितना खर्चा हुआ था उसको माइनस करेंगे। तो वो रिलेटिंग टू इनकम अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो है हम मूवेबल प्रॉपर्टी की लेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका कोई प्लॉट आ जाएगा, इस तरह की कोई चीज़ें आएंगी। ठीक है। उसमें से लेस करेंगे कंसिडरेशन जो आपकी जो कॉस्ट उस मूवेबल प्रॉपर्टी को ख़रीदते वक्त आएगी। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑन द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ को ख़रीदते वक्त जो कंसिडरेशन रिसीव होगी वो ऐड होगी, और लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी या गेन रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ आपके पास आ जाएगा। तो ये इन तीनों को अलग अलग करेंगे तो आपके पास जो है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाएगी। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगी। ये तो बहुत छोटा सा जो हेड है ना सबसे ज़्यादा वो यही है। देन लेकिन ये बहुत इसमें कह सकते हैं कि छोटा हेड है, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं ना इसमें मिलके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। मतलब जो किसी में नहीं आ रहा है ना तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है।
उसके बाद इसमें जो डिडक्शन अलाउएबल होंगी उसको लेंगे, ठीक है। एंड अब हमारे सारे हेड हो गए हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। देन अब जो है ये सम ऑफ ऑल हेड, इनको सम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले एग्जाम्प्ट इनकम लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि यहाँ पे डिडक्शंस आएंगी कि एग्जाम्प्ट इनकम आएंगी, क्या आएगा पहले। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप अगर चाह रहे हैं ना कि आपके तरतीब के साथ एक क्वेश्चन चलता रहे, तो सबसे पहले आपने एग्जाम्प्ट इनकम को माइनस कर लेना, इफ़ देर इज़ एनी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो देन हम इसको जो है वो इग्नोर कर देंगे। फिर हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। अब ये भी यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैम्प्ट इनकम को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम बनेगी या उसको माइनस करेंगे तो टोटल इनकम बनेगी। तो टोटल इनकम में आपकी जो एग्जैम्प्ट इनकम होती है वो ऐड होती है, लेकिन जब आप उसको माइनस कर देते हो तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। ये भी एक कन्फ्यूजन बन जाती है बार बार। जब आप इसको एक माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। उसके बाद आपने इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस पढ़ने हैं, जो कि आपके आई थिंक सैलरी वाले चैप्टर में है, लेकिन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ज़कात आ जाती है, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फ़ंड, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेप, ठीक है, और डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। इन सब को माइनस कर देंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह दिया होता है, वो कहता है कि सर टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करें, तो वो हम हमारा क्वेश्चन भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कभी वो कह देता है कि टैक्स लाइबिलिटी भी करें, तो फिर हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब टैक्सेबल इनकम तक सॉल्व हो गया। उसमें से अब लेस कर देंगे जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी। सेपरेट में ब्लॉक में कौन कौन सी आएंगी, जिस तरह के गेन ऑन सिक्योरिटीज़ आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सेपरेट ब्लॉक होते हैं, इनके रेट अलग दिए होते हैं, तो इनको यहाँ से माइनस कर देंगे और उनको लास्ट पे चार्ज करेंगे, ठीक है। एंड देन टैक्सेबल इनकम सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट्स की, जैसे सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि सिक्योरिटीज़ में उन्होंने ब्लॉक बना के हर एक का रेट अलग अलग दिया हुआ है, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। देन टैक्स और टैक्सेबल इनकम सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट्स। उसके बाद टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम्स, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देन टैक्स लाइबिलिटी लेंगे हम अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, जो है हम उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पशन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, ये भी आपकी बुक में दी हुई हैं, जो जो एग्जाम्पशन अंडर पार्ट 3 में होती है उनको हमने यहाँ से माइनस कर देना है। अब जब आपने सारी, अच्छा यहाँ से कन्फ्यूजन होती थी कि डिडक्टेबल अलाउंस पहले माइनस करेंगे या टैक्स क्रेडिट सारे जो है उनको माइनस करेंगे, तो यहाँ से आपको भी समझ आ जाएगी कि पहले डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आएगी, एंड देन उसमें से टैक्स क्रेडिट को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट टैक्स लाइबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रजीम आ जाएगी। अब टैक्स क्रेडिट में देख लें, चैरिटेबल डोनेशंस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, ये प्रॉपर एक पूरा चैप्टर का पार्ट है टैक्स क्रेडिट्स का, उसमें ये सारे टैक्स क्रेडिट दिए हुए हैं। टैक्स क्रेडिट फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन एंड टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। इन सबको माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से याद रखें कि एग्जाम्प्ट इनकम को माइनस करेंगे तो नेट टोटल इनकम आएगी, और जब हम टैक्स क्रेडिट को माइनस कर देंगे तो नेट टैक्स लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद अब जो हमने ऊपर माइनस कर दी थी कि टैक्स लाइबिलिटी की जो रेट जो फाइनल टैक्स रजीम में जाते हैं उन पर डिफरेंट रेट लगते हैं, तो उनको अब डिफरेंट रेट लगा के यहाँ पे ऐड कर देना, फिर टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अब फिर उसमें से हमने क्योंकि माइनस कर देना है जो टैक्स लाइबिलिटी जो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है एट सोर्स, कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि टैक्स जो है वो डिडक्टेड एट सोर्स है, तो वो उसको माइनस कर देंगे। ये मेनली डिविडेंड वगैरह पे होता है, ठीक है। उसके बाद एडवांस अगर आपने कोई दिया हुआ है टैक्स पेड, उसको माइनस कर देंगे, तो लास्ट पे आपके पास टैक्स पेबल रिफंड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का फॉर्मेट, ठीक है। आई होप आपको इन सब की समझ आ गई होगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लें, वैसे मैं इसके नोट्स भी शेयर कर दूँगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये आपका आगे जाके भी यूज़ हो सकता है नेक्स्ट लेवल में। लेकिन मुझे जो चीज़ परेशान कर रही थी वो यही थी कि ये चीज़ जो है ना, हमें एट द स्टार्ट टीचर्स वगैरह को बता देनी चाहिए, लेकिन वो इतना बताते नहीं, वो फॉर्मेट अलग अलग करवाते रहते हैं हर हेड के साथ इसका फॉर्मेट, लेकिन वो ओवरऑल नहीं हमें बताते। बहुत टीचर्स कम टीचर्स हैं जो लास्ट पे जाके पूरा फॉर्मेट एक दफ़ा बता देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।